हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग हैं वापस गेमिंग पैराडाइज में। लास्ट टाइम जहां हमने जिस चेयर पे बैठे उसकी बेइज्जती की थी, और आज हम लोग किसी एक स्पेशल बिल्ड के साथ है। और ये बिल्ड होने वाला है हमारे एक सब्सक्राइबर के भी। एक बार हाय तो बोलो भाई, सामने तो आओ जरा। दिख भी रहा है? दिख रहा है पहले से आधा का। अच्छा चलो ठीक है। जो आपको ये आधा इंसान दिख रहा है यहाँ पे, हम उसके लिए बिल्ड बनाने वाले हैं। एंड ये बहुत ही स्पेशल बिल्ड होने वाला है बिकॉज इसमें है 5900X RTX 3070, 32 GB ऑफ रैम और भी कई अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स। मतलब काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी हमें और काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी इन कंपोनेंट्स को अरेंज करने में। बिकॉज जैसे आपको पता है, स्टॉक की प्रॉब्लम हर जगह चल रही है, हमारी हर जगह चल रही है, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, यहाँ तक कि मतलब कोई खून करने को भी तैयार हो जाएगा। तो इतनी मशक्क़त के बाद हमारे पास फाइनली आ गया है। काफ़ी दिन वेट किया, तो ज़्यादा टाइम लेते नहीं है और बिल्ड के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में हमको सीधा सीधा बताते हैं। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। हमारे पास है 5900X, जिसको आप लोग सब जानते हैं। इट्स 12 कोर 24 थ्रेड प्रोसेसर एंड इन टर्म्स ऑफ मल्टी को परफॉर्मेंस एंड सिंगल को परफॉर्मेंस इसका कंपटीशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। इससे सिर्फ एक चीज़ ऊपर है एंड इट्स द 5950X। हमने इसको पेयर किया है MSI के टोमाहॉक XY70 के साथ, जो एक बहुत ही क्लासी मदरबोर्ड है, बहुत ही प्यारा मदरबोर्ड है एंड इट्स कम्प्लीटली केपेबल ऑफ ओवरक्लॉकिंग एंड हैंडलिंग इवन द 5950X। मतलब आप जो मर्जी ओवरक्लॉक्स डालो, जो मर्जी वोल्टेज लगाओ। इसके अलावा हम रैम यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा कलर कोऑर्डिनेशन इतना नहीं है रैम में, लेकिन इट्स अ गुड रैम। इट्स G-Skill Ripjaws 5 3600 MHz किट एंड ये रैम आराम से ओवरक्लॉक की जा सकती है और जो यूज़ होगा 3600 इज़ मोर देन सफिशेंट। कोई मतलब हम लोग ओवरक्लॉकिंग रिकॉर्ड्स के लिए नहीं जा रहे। वी आर ओनली लुकिंग फॉर स्टेबल परफॉर्मेंस एंड इट हैज़ ऑल ऑफ इट। और हार्ड ड्राइव के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं तोशिबा की P300 2 TB वर्जन। प्लीज़ कंसिडर दिस वन, स्पेशली अगर आपको वीडियो वगैरह से रिलेटेड या कुछ भी रीड राइट वगैरह से करने की मतलब आप प्लान कर रहे हो। और ग्राफिक कार्ड के लिए हम यूज़ करने वाले हैं RTX 3070। यस, वी हैव फाइनली गॉट वन। और वी आर एक्चुअली यूजिंग द Eno 3D iChill X3 वर्जन, जो काफ़ी अच्छा कार्ड है। मैंने पहले कभी इस कार्ड को iChill कार्ड देखा नहीं था। मैंने बाकी Eno 3D के मॉडल देखे, iChill वाला वर्जन पहले नहीं देखा था। जिसका जो सबसे बेस्ट फीचर है ना, आई थिंक वो है मेरे ख्याल से RGB। अब ऑब्वियसली ऑन नहीं इसलिए हमें पता नहीं चला, लेकिन दिस होल सेक्शन इज़ ऑलमोस्ट फिल्ड विद RGB। और आपको एक्स्ट्रा एक्रिलिक प्लेट्स भी मिलता है अगर आपको यूज़ करना है, विच कैन बी यूज फॉर इनग्रेविंग योर ओन नेम और लोगो। और अपनी सुंदर शक्ल भी आप उसके इनग्रेव करके वहाँ पे कार्ड पे चमका सकते हो। सो ओवरऑल इट्स अ डिसेंटली बिल्ड कार्ड। आई एम एक्सपेक्टिंग की परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है 3070 2080 Ti से भी ज़्यादा तेज़ हो चुका है ऑलरेडी। एंड एक्चुअली इसका जो यूज़ होने वाला है इस पूरे सिस्टम का, तो उस पूरे सिस्टम का जो यूज़ है वो होने वाला है बेसिकली एक किस्म से वर्क स्टेशन, इन द सेंस कि यहाँ पे हम लोग जो यूज़र होने वाला है वो गेम डेवलपमेंट, वीडियो एनिमेशन, मतलब VFX वगैरह काम को सीखने में एज अ स्टूडेंट वो हैं, तो वहाँ यूज़ होने वाला है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कैपेबल मतलब मशीन फॉर दैट वर्क। चाहे आप इसमें वीडियो एडिटिंग करो, कुछ भी करो, सब कुछ मतलब आप कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि इस बिल्ड में हम लोग एक्चुअली मतलब लगा लो परफॉर्मेंस नहीं शो करने वाले, कोई हम बेंचमार्क्स नहीं करने वाले। उसका रीज़न क्या है कि उतना टाइम नहीं होगा, कस्टमर को हमारे जाना है जल्दी, तो उतना टाइम नहीं होगा बिल्ड के लिए। इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पे केस एंड वी आर यूजिंग दिस वन। नहीं मजाक करो, ये केस नहीं है एक्चुअली, इट्स द लियानली लैंडकूल 2, जिसका थोड़े दिन पहले मैंने रिव्यू किया था। मॉनिटर में ऑलरेडी आप बताओ भाई, मॉनिटर में कौन सा यूज़ करने वाले हो? VG271 सर। और अंकल को भी हेलो बोल दो। ओके, सो एक्चुअली वी आर यूजिंग एसर का 27 इंच का 144 हर्ट्ज मॉनिटर, ठीक है, 2K मॉनिटर, जो ऑलरेडी परचेज कर लिया गया है बिकॉज ऑफ अमेजोन सेल्स। सो ज़्यादा देर नहीं करते और सीधा बिल्ड शुरू करते हैं। एंड वी विल फर्स्टली इंस्टॉल द पावर सप्लाई इन द केस, और उसके बाद धीरे धीरे बाकी कंपोनेंट्स भी इंस्टॉल करते हैं। प्रोसेस इज ईजी, बाद में जाकर स्लीव केबल्स खरीद लेना, इसके लिए मैं दे रहा हूँ। सॉस की तरह खा दे। अगर आप लोग सोच रहे हो इस केस का जो मतलब ये जो बिल्ड है इसका प्राइस रेंज कितना होगा, ये करीब करीब 1,80,000 के अंदर अंदर है। और डिपेंडिंग आप कहाँ से क्या पार्ट लेते हो कितना रेट आपको मिलेगा, बिकॉज जो मार्केट की कंडीशन वो इतनी वॉलेटाइल है कि हर रोज़ प्राइस चेंज हो रहे हैं।
प्रोसेसर के दाम 62,000 के ऊपर चले गए, जिस प्रोसेसर का दाम 49,000 या 50,000 होना चाहिए था। अब मैं वो स्टेप करने जा रहा हूँ जिस पे हर बंदा कमेंट करेगा कि कितनी थर्मल पेस्ट लगाई है, एंड आई थिंक दिस शुड बी सफिशेंट। एंड ये है मेरी कैपेबिलिटी। सो हम कूलर इंस्टॉल करने वाले हैं। पहले तो हमें महाभारत पढ़नी पड़ेगी, कौन सा किस में जाता है। सब मैनुअल बड़ा बेकार है यार डीपकूल वालों का। 7 नंबर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप अपने मदरबोर्ड में कूलर चेंज करने के लिए ये जो क्लिप्स है वो हटाते हैं तो ये ज़रूर संभाल के रखें, बिकॉज दिस इज़ नेसेसरी फॉर क्लीनिंग RMA वगैरह। मतलब आपका कभी मदरबोर्ड RMA वगैरह कर जाता है तो दिस इज़ नेसेसरी। अगर आपका मतलब ये मदरबोर्ड पे नहीं लगा होता तो कई बार RMA उन्होंने कुछ ना कुछ मतलब पंगा डाल देना होता है, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम हम इस केस में बिल्ड कर रहे हैं PC। सो ओवरऑल इस केस का एक्सपीरियंस काफ़ी ईजी रहता है। हर बार आपको लाइन करना है सही ढंग से और प्लेस करना है। एंड आई विश मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर ना सारे एक स्टैंडर्ड पे आ गए और मदरबोर्ड के लिए स्टैंड ऑफ्स के लिए एक स्क्रूड साइज डिसाइड कर ले। एंड ये कर दिया, उठा लेते हैं। तो GPU इंस्टॉल कर रहे हैं। एंड वैसे तो ये 2 स्लॉट कार्ड है, लेकिन ये इसका जो कूलर है वो 3 स्लॉट्स तक एक्सटेंड होता है। छोटा सा इनका थ्रेड ये है behind the cameras. बिहाइंड द सीन्स। Sorry, behind the scene. ऐसे behind the camera भी कोई होगी. बाकी हम जो कंपोनेंट्स है 3070 का, उसका कोई हमारे पास ऑलरेडी है गीगाबाइट का, लेकिन उसका रिव्यू नहीं करने वाले। साटा नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी। चलो साटा ठीक है, इसको पास ये ना कर मैं दो। बोल रहा हूँ यहाँ से ऊपर से हाँ पास हो जाएंगे आराम से। कह के मंगाना। वो ऐसा कुछ छोड़ना, क्या केस की प्रॉब्लम क्यों नहीं है इसलिए? सब ना यूज वाले ऊपर ये इसके लिए नहीं गया. देखना उससे देखना। भैया बिजली अच्छी आ रही है ना. बाहर आ जाओ. अरे वहाँ कौन सा स्क्रू उस है? टाइम स्क्रू है? SSD का ना वो बड़ा वाला वो क्या है? SSD का है, अलग स्क्रू है। ध्यान से देख, कोई पार्ट पे ना लग जाए। एक्सीडेंट हो गया. शुक्र है कि ग्राफिक कार्ड बचाओ अपना, तुम्हारे सामान बचेगा कुछ था नहीं यहाँ पे। पता कॉफी रखना साथ में. पानी मुझे का पता रखना. बताया नहीं, कॉफी यहाँ पे रखी हुई है। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग टिल दैट पार्ट, और सॉरी कि हम लोग नॉर्मल जैसे हम लोग वीडियोस करते हैं मतलब विद ऑल दोस नाइस शॉट्स, नाइस लुकिंग शॉट्स, तो वो नहीं किया बिकॉज हमारे पास टाइम कम था। एंड जो बिल्ड की कहानी है वो थोड़ी बताता हूँ कि क्या सीन हुआ था एंड वाई वी वर लेट विद द बिल्ड, एंड काफ़ी कुछ है बताता हूँ जल्दी जल्दी आपको। ये है लिस्ट। इट्स द 5900X MSI X570 Tomahawk, RTX 3070 from Inno3D iChill, and Deepcool DQ 750 Lianli LANCool 2, Ripjaws 5 3600 MHz 16GB into 2 kit, Toshiba P300, Kingston A2000, Acer का जो मॉनिटर उन्होंने सेलेक्ट किया था, और Deepcool का AS500। सो जब शिवांश आए थे हमारे पास, ही वॉज एक्चुअली कन्फ्यूज कि उनको 3900X लेना चाहिए, 5900X लेना चाहिए, या वेट बेसिकली तब 5000 सीरीज लॉन्च हुई थी ऑलमोस्ट। सो उनकी जो फर्स्ट चॉइस थी वो थी 3900X प्लस मतलब 3900X या तो नया या तो पुराना, जो भी अच्छा रेट हो। तो तब मैंने रिकमेंड किया था उनको 5900X बिकॉज व्हाट आई थॉट एंड व्हाट आई सॉ इज़, देखो ठीक है थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन बिकॉज दिस विल बी अ वर्क स्टेशन रिग और एक ऐसा रिग होने वाला है जहाँ पे एक्चुअली लर्निंग वगैरह होने वाली है, तो ऑब्वियसली इट मेड मच मोर सेंस कि थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च कर लो, लेकिन ऐसा पीसी लो जो अपग्रेड करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड एज वी सॉ जो रिजल्ट्स निकले फाइनली विद द रिव्यूज़ एंड ऑल, इट वॉज क्लियर कि मतलब 5900X इज़ मच फास्टर देन द 3900X। हमने अलग अलग सोर्सेज से पता किया, यहाँ वहाँ से पता किया, एंड
पहले जैसे AMD ने अनाउंस किया कि 50,000 का लॉन्च होने वाला है प्रोसेसर ये, लेकिन आपको पता ही है वो कितना सच है। 50,000 में तो कहीं लॉन्च नहीं हुआ, वो बहुत अजीब अजीब से रेट्स में लॉन्च हुआ और ब्लैक मार्केटिंग, ग्रे मार्केटिंग, येलो रेड मार्केटिंग जो भी करते हैं वो सब शुरू हो गई थी। हमें एक लीड मिली फ्रॉम बंटी भाई, फ्रॉम, अगर कुछ लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता होगा, फ्रॉम बंटी भाई, ही इज़ NV कंप्यूटर्स मैनेजर दे, तो उनसे लीड मिली। अब उन्होंने कहा कि आपको प्रोसेसर मिल जाएगा 50,500 में, विच वॉज अनबिलीवेबल बिकॉज वो प्रोसेसर बिक रहा था मार्केट में 65,000 रुपीज़ का। ऑब्वियसली हमने पेमेंट वगैरह कर दी, वी स्टार्टेड हमें एडवांस वगैरह प्रोवाइड किया एंड प्रोसेसर आ गया था 50,500 में नहीं, लेकिन बिकॉज देयर वॉज सम काइंड ऑफ मिस्टेक फ्रॉम उनके एंड पे, एंड जो प्रोसेसर उन्होंने 56-57,000 में कोट उनको मिला था वो उन्होंने हमें कोट कर दिया था 50,500 बिकॉज ऑफ सम मिसकम्युनिकेशन। ऑब्वियसली बात है, जब किसी ने आपको एडवांस दे दिया और आपने बुकिंग कर दी हो तो आप वो मना नहीं कर सकता, एंड अपनी बात मनवाई बिकॉज वी वर द कस्टमर्स एंड कस्टमर्स आर ऑलवेज राइट, कस्टमर इज द किंग। सो 50,500 में हमने Ryzen 5900X खरीदा, विच इज़ एन अचीवमेंट इन इट्स ओन राइट, बिकॉज उस टाइम पे एक्चुअल में मेरे दोस्तों ने, मेरे कुछ एक दो जान पहचान के लोगों ने 57,000 में प्रोसेसर ख़रीदा है, कुछ लोगों ने 63,000 में प्रोसेसर ख़रीदा है। तो उस प्रोसेसर को ऑलमोस्ट MRP पे ख़रीदना इज़ लाइक, मतलब आप लगा लो ना कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली बात है। अगर आप लोग भी कंसिडर कर रहे हो 5900X या 3900X, मैं सच कहूँ अगर आपके पास बजट अभी कम है ना, तो 3900X आपको 30,000 33,000 के आसपास मिलने शुरू हो चुके हैं, तो विच इज़ फैंटास्टिक प्राइस फॉर अ 12 कोर प्रोसेसर जो अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग एज वेल। सेकंड हम बात करते हैं मदरबोर्ड की। उनकी तरफ से ऑलमोस्ट फिक्स था कि उनको वाईफाई वाला बोर्ड लेना है। ही वॉन्टेड समथिंग विच कुड एक्सेप्ट फ्यूचर अपग्रेड्स। पर्सनली मेरी रिकमेंडेशन तो उनको थी B550 की। वाईफाई के साथ XY70 टोमाहॉक लुक लाइक अ ग्रेट ऑप्शन, और हमें जो प्राइस उसका पड़ा था वो अप्रॉक्सीमेटली 22,000 के ही आसपास पड़ा था, उससे ज़्यादा नहीं पड़ा था, तो इट वॉज राइट प्राइस। XY70 टोमाहॉक की वैसे बात करने को कुछ ज़्यादा है नहीं बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट AMD बोर्ड्स आउट देयर इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू परफॉर्मेंस। हाँ, इसमें USB पोर्ट्स थोड़े कम है जो मैं चाहता था हो, लेकिन ओवरऑल जो फीचर सेट है वो अच्छा है, एंड इफ यू आर इनटू ओवरक्लॉकिंग देन इट्स अ ग्रेट चॉइस। MSI का बायोस भी पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया, सारे फीचर्स अब अवेलेबल हैं इसमें। ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो हमारे पास Asus का 6 XY70 है ऑप्शन। XY70 में गीगाबाइट का Aorus Pro भी है। तो हम मूव करते हैं हमारे ग्राफिक्स कार्ड की तरफ, एंड ग्राफिक्स कार्ड भी एक ऐसा मतलब एलिमेंट है जिसमें थोड़ा सा प्राइस का इशू था। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन थी 2070 सुपर लेना चाहिए सेकेंड हैंड या फिर 3070 के लिए वेट। 3070 फाउंडर्स एडिशन मिलना तो मुश्किल था, उस टाइम अवेल आउट ऑफ स्टॉक ही शो कर रहा था वो वहाँ पे। आपको 2080 Ti की परफॉर्मेंस मिल रही है आधे दाम पे, एंड 2070 सुपर तो ऑलमोस्ट पीछे, बहुत ही पीछे उसके मुकाबले। तो वी डिसाइडेड कि हाँ ठीक है 3070 लिया जाए। अब बात आती है कौन सा 3070 लिया जाए, बिकॉज मार्केट में आपको टेक्निकली 45,000 रुपीज़ का FE मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा जो आफ्टर मार्केट कार्ड्स है, ऑल इन बोर्ड का एड इन बोर्ड कार्ड्स है, वो उनमें तो आग लगी हुई थी प्राइसेस की। तो कौन सा लिया जाए, तो हमारे कुछ कंसिडरेशन में आए थे Ventus 3X, Ventus 2X, Zotac का ट्विन फैन फ्रोजर, और इसके अलावा एक दो गीगाबाइट के मॉडल्स भी। तो इन सब के बीच में हमारी कन्फ्यूजन थी, तो वी डिसाइडेड बिटवीन 2 कार्ड्स, मतलब फाइनलाइज हमने 2 कार्ड्स के बीच में किया, या तो Eno 3D का अवेलेबल होगा या तो हमारा MSI वाला कार्ड अवेलेबल होगा। MSI और Eno 3D में अवेलेबिलिटी ज़्यादा जल्दी हो रही थी Eno 3D वाले की। इट हैज़ अ लॉट ऑफ RGB, मतलब कहने को ये PC वर्क स्टेशन वाला PC है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा RGB है। RGB के मामले में कोई कमी नहीं होगी। बाकी 3070 की परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। इसका मेटल शाउड है, आई वाज सरप्राइज टू नो कि एक्चुअली ये मेटल शाउड है, इट्स नॉट वेरी प्लास्टिकी, और जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी लगी। क्लॉक्स वगैरह के मामले में दिस इज़ नॉट द फास्टेस्ट 3070 आउट देयर, लेकिन अगर मैं सच कहूँ स्टॉक सेटिंग्स में 3070 इतना ज़्यादा फास्ट है, थोड़ा सा ओवरक्लॉक ये भी कर ही जाता है 150 मेगाहर्ट्ज़ ऑन द कोर, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आप अभी भी कंसिडर कर रहे हो तो आर्किटेक्ट में 3070 कभी कभार आ जाते हैं मुश्किल से, मतलब 100 सालों में एक बार दिख ही जाता है आर्किटेक्ट पे, तो वहाँ भी आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर आपको कहीं ऑप्शन नहीं मिले तो ये ज़रूर आप कंसिडर कर सकते हो। आई थिंक इट्स अ डिसेंट लुकिंग कार्ड। बाकी हम लोग आगे मूव करते हैं। हमारे पावर सप्लाई के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ईजिली वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पावर सप्लाईज आउट देयर राइट नाउ। तो ये है डीपकूल की DQM V2L 750 वाट। 750 इज़ मोर देन इनफ फॉर
3070 एंड 5900X ओवरक्लॉक करने के बाद भी चल जाएगा अच्छा खासा। लियानी लैन कूल 2 प्रॉपर रिव्यू क्या है, हम ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, इजीली वन ऑफ द बेस्ट। हमने मतलब कई सारे केसेस कंसिडर किए थे, तो इसमें TD500 मैश था एंड ये लियानी लैन कूल 2 मैश था। मैंने उसको थोड़ा सा पुश इन किया फॉर द लियानी लैन कूल 2 बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ज़्यादा इतना पता नहीं था इस केस के बारे में, लेकिन स्टिल मेरी बात करने पर मान गया, ठीक है, अच्छी बात हुई। प्रॉब्लम क्या हुई कि जब हमने ऑर्डर किया तो केस आया हमारे पास वाइट एंड ही वांटेड ब्लैक। अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ आए गुरुद्वारे की तो प्लीज़ सॉरी, सुबह के 5 बजे का उनका मतलब क्या शुरू होता है, पाठ शुरू हो रहा है, तो मैं अजान बोलने वाला था यहाँ पे कत्लेआम हो जाना था अभी। तो चलो ठीक है। तो कोविड रेस्ट्रिक्शंस वगैरह की वजह से टाइम काफ़ी कम था और उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो ब्लैक केस के लिए दोबारा वेट करे ऑर्डर रिप्लेस करके। एंड आफ्टर लुकिंग एट द वाइट केस उनको लगा कि हाँ ठीक है, वाइट केस अच्छा है सही में, और थोड़ा सा वाइट केस कंपैरेटिवली रेयर है मतलब बिल्ड्स वगैरह में, एंड इट्स अ लियानी वाइट केस, वैसी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो जब उन्होंने फाइनल रिजल्ट देखा तो ही एग्रीड एंड वी गॉट द वाइट केस। तो बिल्ड वाइट केस में हमने कंप्लीट किया। तो रैम की बात करते हैं, यहाँ पे लोग, मुझे पक्का पता है बहुत लोग मतलब बोलेंगे कमेंट्स वगैरह में कि भाई ये क्या रैम लगा ली, इतनी सारी रैम अवेलेबल है, ये है वो है। भाई मेरी बात सुनो, क्या फ़र्क पड़ता है, रैम ही है, ठीक है, RGB हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, आपको आराम से मतलब है ना। आपके जब टास्क मैनेजर पे यहाँ पे शो होगा ना आपके कि है ना यार मेरे 16 GB रैम है, 32 GB रैम है, क्या फ़र्क पड़ता है। ब्लैक रैम इंडिया में रिपजॉस 5 बहुत कम आती है। रैम ऐसी चीज़ थी जहाँ पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार थे, बिकॉज व्हाट वी फेल्ट कि 3600 एक बार मेगाहर्ट्ज़ टच हो जाए, टाइमिंग्स एडिटिंग वगैरह के काम में टाइमिंग्स इतनी मैटर नहीं करती जितना गेमिंग वगैरह में मैटर करती है। सो थोड़ा बहुत टाइमिंग के साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ ऑब्वियसली कर सकते थे, बाकी कलर्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज एन वर्क स्टेशन बिल्ड। तो वर्क स्टेशन बिल्ड में RGB ना हो तो चल जाएगा, चिंता ना करो, यूज़र को कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब तक आपके 3600 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम 32 GB आपके PC में शो हो रही है, आपका काम चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता RGB वगैरह का। बाकी क्या ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो, तो आपको वैसे सच बताऊं काफ़ी ऑप्शंस आ गई है, RGB ऑप्शन भी काफ़ी सस्ती हो गई है। तो 3600 मेगाहर्ट्ज़ में आपको अगर आपको RGB से मतलब नहीं है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन फिलहाल है क्रूशियल की बैलिस्टिक्स 3600 मेगाहर्ट्ज़ वाले 16 GB 2 के, जो 3600 CL16 है आई थिंक, एंड easily one of the fastest RAMs right now available for 3600 13,500 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएगी। Amazon पे फिलहाल अवेलेबल नहीं है, कुछ लोकल सेलर्स के थ्रू अवेलेबल है। दूसरे रैम्स की बात करें, दूसरे रैम स्टिक्स की बात करें तो Trident Z अवेलेबल है, और इसके बाद D60G D50 XPG में वो भी अवेलेबल है। ये सारे रैम आप कंसिडर कर सकते हो। 3600 मेगाहर्ट्ज़, बस ये ध्यान रखना C18 C20 वाले जो रैम स्टिक्स है जो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, उनको मतलब अगर आप गेमिंग के लिए प्रेफर करो, मैं सच बताऊँ आप थोड़ी ज़्यादा तेज़ ले लो। अगर आपका एडिटिंग वगैरह सिस्टम वाला कुछ काम होने वाला है तो थोड़ा सा आप लीनियंट रह सकते हो टाइमिंग में। अगर हम लोग SSD की बात करें तो SSD है हमारी किंगस्टन की A2000 1TB। तो ये SSD बहुत ही नाइस SSD है, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस तो फिलहाल आ गए, लेकिन 1TB 9000 रुपीज़ में अगर आपको मिलती है तो वो अच्छी चीज़ है। अगर हम स्पीड्स की बात करें, दिस इज़ नॉट द फास्टेस्ट ड्राइव्स इन द करंट मार्केट। अगर हम कंसिडर करें तो सबसे तेज़ ड्राइव्स में से है कुछ हमारी क्रूशियल की P1, फिर WD की SN550। ये मॉडल जो है ये टेक्निकली थोड़े ज़्यादा फास्ट है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस मतलब डे टू डे यूज़ में आपको कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा। अब देखो X570 हमारे पास प्लेटफॉर्म था तो ऑब्वियसली हम लोग PCI Gen 4 SSDs के साथ जा सकते थे। प्रॉब्लम ये थी कि जब ये बिल्ड हुआ था तो ये एक्चुअली में उस टाइम लॉन्च ही नहीं हुए थे इतने सस्ते ड्राइव। जैसे अभी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, दैट्स द S50 Lite मॉडल जो 13,000 रुपये में है, 1TB ऑप्शन एंड इट्स PCI Gen 4 SSD, और इसकी रीड स्पीड है वो अप टू 4000 के आसपास जाती है। चाहे एंट्री लेवल SSD है PCI Gen 4 के मामले में, लेकिन अगर हम इसको कंसिडर करें इन ओवरऑल सेगमेंट, PCI Gen 3 की फ्लैगशिप SSD से तेज़ है, तो दैट्स अ नाइस थिंग। अगर आपको SSD खरीदनी है, इफ़ यू हैव द बजट और आपको PCI Gen 4 का ऑप्शन अवेलेबल है, इफ़ यू आर ऑन AMD सिस्टम, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप वो SSD खरीदें, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। एंड एज फॉर द मॉनिटर, इट वॉज क्लियर कि जो शिवांश है उनको एक
2K 144 हर्ट्ज मॉनिटर चाहिए था। अब इसमें ऑप्शंस हमारे पास 3-4 थी अवेलेबल। फर्स्ट ऑप्शन कंसिडर हुआ था वो था 32 इंच का जो 650 आई थिंक 32-650, तो वो एक ऑप्शन था, लेकिन प्रॉब्लम थी कि स्पेस कंस्ट्रेंट, वहाँ पे उनके पास इतनी जगह नहीं थी कि वो मॉनिटर यूज़ कर सके वहाँ पे, तो वो ऑप्शन सीधा कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास एसस का ऑप्शन। एसस में एक मॉनिटर, मैं नाम भूल गया, 25 इंचेस का आता है। वो अच्छा मॉनिटर है, इट्स नॉट बैड, बट थिंग इज़ उसका जो मोशन ब्लर वगैरह का इशू थोड़ा बहुत कंप्लेन मैंने सुना है, कुछ लोगों ने टेस्टिंग वगैरह में ये बताया कि उसको जो मोशन ब्लर है थोड़ा ज़्यादा है कंपैरेटिवली बाकी मॉनिटर्स की। तीसरा ऑप्शन था हमारे पास LG का GN 850, जो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट 2K मॉनिटर है अभी फ़िलहाल इंडिया में, अंडर 40,000 रुपीज़। प्रॉब्लम ये थी कि उस मॉनिटर को सही प्राइस में ढूंढना बड़ा मुश्किल है, तो बात थी अभी कि कम प्राइस में कौन सा मॉनिटर लिया जाए, तो एक ही ऑप्शन बचता है एंड दैट्स द नाइट्रो VG1 मॉडल। एसर वाले में ये इट्स अ डिसेंट मॉनिटर फॉर द प्राइस, सबसे बेस्ट नहीं है लेकिन कलर क्वालिटी वगैरह, पैनल की क्वालिटी वगैरह, रिस्पॉन्स साइज वगैरह भी वो डिसेंट है, मतलब इट्स गुड फॉर वर्क स्टेशन यूज़ एंड एज वेल एज सम ओकेजनल गेमिंग। एंड सेल पे हमें ये मॉनिटर 25,000 के आसपास का मिल गया, विच इज़ अ फैंटास्टिक प्राइस फॉर सच अ मॉनिटर। अगर आप लोग भी अगर मार्केट में हो, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हो, तो वहाँ पे एसर का ये मॉनिटर कंसिडर कर सकते हो, दैट्स द VG271U। उसके अलावा ज़्यादा पर ज़्यादा की आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह है एक्स्ट्रा, तो आप है ना GN 850 ज़रूर कंसिडर करो। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। अच्छा, मैं जानता हूँ अब इस कूलर के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है कि भाई 5900X ले लिया और आपने क्या कूलर लगाया, एयर कूलर कौन लगाता है इतने महंगे बिल्ड में, ये है वो है ये है। भाई सुनो मेरी बात, ये बिल्ड ओवरक्लॉक नहीं होने वाला, ये प्रोसेसर ओवरक्लॉक नहीं किया जाएगा, ये स्टॉक में चलने वाला है। सिंप्लिसिटी ज़्यादा मैटर करती है वर्क स्टेशन में, रिलायबिलिटी ज़्यादा मैटर करता है। आई नो मॉडर्न लिक्विड कूलर्स नहीं लीक करते, लेकिन वी डू नॉट वांट टू टेक अ चांस। मतलब जब आपका यूज़र है, व्हेन ही says कि he does not want to fiddle around with the stuff, मैं नहीं करना चाहता रेस, मैं कभी ये नहीं करना चाहता, मैं कभी वो नहीं करना चाहता, मैं बहुत सेफ्टी चाहता हूँ, देन इट्स बेटर कि आप उसको सेफ्टी ही प्रोवाइड करें। सो उस केस में डीप कूल का AS500 इज़ वन ऑफ दोज कूलर जो एक्चुअली 5900X को स्टॉक स्पीड्स में आराम से मेंटेन कर सकता है, एंड आई हैव पर्सनली टेस्टेड इट। जब हम लोग इसके साथ बिल्ड कर रहे थे तभी हमने टेस्टिंग वगैरह की थी, एंड इट डज नॉट ब्रेक इवन 75 डिग्री सेल्सियस एट फुल ऑल कोर लोड्स। तो 4.4 गीगाहर्ट्ज ऑल कोर लोड पे भी अगर ये 75-80 डिग्रीज के नीचे रहता है तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड रिजल्ट। और आपको ये ध्यान देना, आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ज़रूर होना चाहिए कि इफ़ यू ओनली लुकिंग फॉर द स्टॉक परफॉर्मेंस ना, तो Ryzen प्रोसेसर्स कैन रन हॉट एंड स्टिल मेंटेन सम डिसेंट क्लॉक स्पीड्स। काफ़ी टाइम लगता है उनको अपने बहुत ही एक्चुअल बेस क्लॉक्स में ड्रॉप करने के लिए, अंटिल अनलेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब कूलर। तो डीप कूल AS500 ऑलरेडी एक ऐसा कूलर है जो नॉक्टुआ के NHD 15 से 3 या 4 डिग्री कम है, तो अगर उसके आधी परफॉर्मेंस में मिल रही है तो वाई नॉट। और 4,000 रुपये में आई थिंक इट्स वन ईजिली ग्रेट कूलर। बाकी और भी बजट रेस्ट्रिक्शन भी थे, चाहे बिल्ड महंगा हो, देखो बजट होता है। अगर आपका बजट 4 लाख है तो 4 लाख के अंदर ही आपको रहना पड़ेगा, आप ये नहीं कि 5 लाख खर्च करते। सिमिलरली अगर आपका 10,000 तो 10,000 के अंदर रहना पड़ता है। तो यहाँ पे भी बजट लिमिटेशन जो थी ना वो 2 लाख थी या 2,10,000, उससे ज़्यादा नहीं। 2,10,000 में से अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, 27,000 तो ऐसे ही आपके 26,000 तो हमारे मॉनिटर पे चले गए, तो बाकी जो पैसे थे उसमें हमें बिल्ड कंप्लीट करना था। तो सबसे आसान कॉम्प्रोमाइज़ थे कूलर जो परफॉर्मेंस को बिना फिट के हम कर सकते थे, और वो था एक थोड़ा स्लोअर रैम। तो ये ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ थे जो डायरेक्टली हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करेंगे। केस में भी कर सकते थे, लेकिन केस वाली ऐसी चीज़ ना कि लुक्स वाली चीज़ है। और सच बताऊं, ऐसे कंपोनेंट्स में अगर आप केस भी अच्छा लगा रहे हो तब भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी मेंटेन हो जाती है, स्पेशली इफ़ यू आर यूजिंग एन एयर कूलर। तो बाकी कंपोनेंट्स में हमने जितना हो सके वैल्यू फॉर मनी कंपोनेंट्स ही चूज़ करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा लैविश नहीं। जहाँ मैं सच बताऊँ, मैं अगर अभी भी इसको चेंज करता बिल्ड को, तो मैं क्या चेंज करता उसमें, मैं शायद चेंज करता मदरबोर्ड। आई वुड हैव स्टिल गॉन विद B550 मदरबोर्ड। सो जो भी हमने कंपोनेंट्स की बात की उनकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, आपको 5900X वगैरह मिल जाए, 3070 वगैरह अच्छे प्राइस में मिल जाए, उसके लिए तो चलो बेस्ट ऑफ लक। लेकिन बाकी सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल है स्टॉक में, तो आप ज़रूर उनको कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज़ अ हाई एंड बिल्ड, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाई एंड बिल्ड है, ये 2,10,000 रुपये के ऊपर जाए। एंड अभी माउस, कीबोर्ड, हेडफोन्स इंक्लूड नहीं हुए इसमें, सो उन सबको तो बाद में ऐड कर लेंगे। वो एक तरीका था पैसे बचाने का, कि हम लोगों ने कंसिडर किया था कि मतलब महंगा कीबोर्ड माउस लेते, भाई नहीं, ज़रूरत नहीं है आपको। अगर गेमिंग भी करो, महंगा कीबोर्ड की आपको ज़रूरत है स्टार्टिंग में। महंगा माउस मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, 1200, 1300, 1500 कुछ ले लो, लेकिन कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है आपको, सो यू कैन अवॉइड दैट। वैल्यू फॉर मनी महंगा बिल्ड था, और यहाँ पे टोटल आपको शायद शो हो रहा हो 2,000
2,31,000, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया घपले की वजह से, अब किसके और पे घपला था मुझे नहीं पता, लेकिन घपले की वजह से हमारा 20,000 तो वैसे ही कम हो गया था। तो 2,10,000 हमारा फाइनल बजट बना था इसका। अगर आपको इस बिल्ड के बारे में कोई क्वेश्चन है या फिर इस वीडियो के बारे में फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आपको सबके आंसर मिल जाएंगे। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहें। मैं मिलूँगा आपको किसी अगली सुबह 5 बजे, और टिल देन बाय।